हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड। एक एक करके सभी विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं। गुड। एकदम बढ़िया हो आप सभी, पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। गुड। तो अच्छे से लगे रहना मित्रों, है ना? आपको बस इतना बता दूं, बीते कल यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है अभी, प्रीलिम्स का। ढेर सारे बच्चों के खुशियों भरे मैसेज, फोन कॉल्स। तो कुछ बच्चों की दर्द भरी कहानियां, दोनों का मिश्रित अनुभव रिजल्ट के दिन शिक्षकों को होता है। पर बेहद प्रसन्नता हुई मित्रों अपने क्लासरूम प्रोग्राम से, जब ऐसा नहीं कि एक दो चार पांच आठ नहीं, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों का परीक्षाओं के किसी भी चरण में सफलता मिलती है। बेहद प्रसन्नता होती है, मन हर्षित और पुलकित हो जाता है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, अपनी प्रत्येक सफलता को इंजॉय करें, इसके लायक आप अपने आप को बनाएं मित्रों। बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें। बहरहाल, आपके कोई प्रश्न है लास्ट कक्षा से संबंधित तो अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। कल तक की चीजों का मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपने अवश्य ही रिवीजन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो शीघ्रातिशीघ्र करें। साक्षी ने लिखा है, सर मुझे 2023 में आरओ का एग्जाम देना है। आरओ से ऊपर नहीं साक्षी। वजह क्या सिमरन? नेक्स्ट टाइम मेरा भी कॉल आएगा, पक्का आएगा सिमरन। मेरा पूरा भरोसा है कि आप सभी का भी कॉल होगा। और आपसे एक अलग तरह का जुड़ाव है आप लोगों से, मुझे बेहद प्रसन्नता होगी, मन आनंदित हो जाएगा। बस आप लोग पढ़ो और सफलता को प्राप्त करो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा प्रश्न शेष नहीं है, तो हम लोग अपनी टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ओके। अभी नहीं गौरव, किसी से मुलाकात होगी तो पूछकर बात करते हैं, अभी नहीं, ठीक है? तो कल आपने पढ़ा था, ध्यान से, कल आपने पढ़ा था ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, उत्पत्ति उसकी अपनी क्रियाविधि, तमाम बातों को कल आपने समझा था। आज के क्लास में हम शुरू करते हैं। चूंकि आपने समर मॉनसून की बात की थी, इसलिए ओह, एक आध प्रश्न है, अ, उनके जवाब दे देते हैं पहले। आपके समय से पहले ही मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। भले ही आप हमें न देख पाए सर, पर हम आपके फैन हैं सर। ऐसा क्यों विवेक? हम तो आप सबको बहुत ही
अजय ने लिखा है सूरज का ताप ऊपर से आता है तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने की ओर ताप बढ़ना चाहिए परंतु घट जाता है क्यों? कोई बात नहीं, क्लाइमेटोलॉजी में समझाएंगे क्या होता है सोलर रेडिएशन, क्या होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये भी समझाऊंगा क्यों वायुमंडल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के प्रभाव से गर्म होता है, समझाएंगे। यहाँ का टॉपिक नहीं है। या कि यूट्यूब पर हमने एक वीडियो डाला है, यूट्यूब पर एक हमने वीडियो डाला हुआ है कैरियर व्हील के ऐप से ही, इंसुलेशन बजट, इंसुलेशन बजट में जाके एनर्जी बजट या इंसुलेशन बजट या हीट बजट, उसमें जाके ये टॉपिक समझ सकते हो आप। ओके साक्षी, सर्वेश ने ऑल इंडिया 15 रैंक आएगा जब तब कॉल करूंगा सर। ओके सर्वेश, स्वागत है आपके विचारों का, आपके उद्देश्य का। सनी ने लिखा है अंतःस्थलीय अपवाह क्या होता है? वैसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियां सागर में जल विसर्जित ना करती हों बल्कि स्थल खंड में ही समाप्त हो जाती हैं, स्थल खंड में ही समाप्त हो जाती हों, सागर तक पहुंच ही नहीं पाती हों, उनका जल इतना है ही नहीं कि वो सागर तक पहुंच पाए, कहीं स्थल खंड में ही समाप्त हो जाए, उन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। पहली बात। दूसरा, जल समाप्त ना हो तो कहीं कहीं स्थल के आंतरिक भाग में किसी झील में जाकर जल विसर्जित कर दें, उनको भी अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। पर अगर वो सागर में जा रहे हैं तो वह अंतःस्थलीय नहीं कहलाएंगे। जैसे पश्चिमी राजस्थान में रूपा है, मेढ़ा है, सुकरी है, नारायणी है, ये छोटी छोटी नदियां सांभर झील में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती हैं, सांभर झील में जाकर जल विसर्जित कर देती हैं। तो इसलिए मित्रों उसे अब हम लोग अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण मानते हैं। गौरव ने लिखा है गुरुजी आपसे मिलने के लिए 10 तारीख को समस्तीपुर से मुखर्जी नगर आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम गौरव, मोस्ट वेलकम। आप अपनी क्लास के बाद सीधे संस्था के स्टूडियो पर आ जाना, 1:30 तक हम लोग बैठते हैं, आपके साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय तो मैं जनरली नहीं पीता पर आपके साथ बैठकर पी लूंगा। सर्वेश ने लिखा है जब नदी विसर्प बनाती है तो मैदानी भागों में प्रवेश करती नहीं, जब मैदान में प्रवेश करती है तब विसर्प बनाती है, ऐसा समझना है सर्वेश। मैदानों में प्रवेश करते ही उनकी गति में कमी आ जाती है, वेग में कमी आ जाती है, तो वो मियांडर पाथ बनाने लगती हैं। सनी ने लिखा है लूनी और घग्घर, ये भी एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सनी, लूनी और घग्घर भी इनलाइन ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। और किसी का कोई प्रश्न? संभवतः अब नहीं है, तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब आएगा भी प्रश्न तो मैं नहीं लूंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो मित्रों ध्यान रखो, चूंकि हम लोगों ने समर मॉनसून पढ़ा था तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भारत में मॉनसून प्रवेश नहीं करता, मॉनसून का प्रवेश नहीं हुआ होता, उससे पूर्व 15 अप्रैल या 15 अप्रैल कहें कि मई के महीने में, कुल मिलाकर मैं कहूं, कल ही मैंने पढ़ाया था कि मानसून का आगाज मालाबार तट में मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में होता है, परंतु मानसून आगमन के पूर्व 15 अप्रैल से लेकर मई के मध्य स्थानीय स्तर पर तटीय क्षेत्रों में वर्षा की प्राप्ति उच्च गरज तथा चमक के साथ प्राप्त होता है। आखिर वो क्या है? उसे नाम दिया गया भारत में प्री मॉनसूनल रेनफॉल, मॉनसून से पहले की वर्षा। तो सबसे पहले हम लोग आज प्री मॉनसूनल रेनफॉल पढ़ेंगे, फिर विंटर रेनफॉल पढ़ेंगे, और विंटर रेनफॉल पढ़ते हुए ही रिट्रीटिंग मॉनसून एंड विंटर मॉनसून पढ़ेंगे। तो सभी के सभी लोग ध्यान से लिखेंगे, हेडिंग देंगे मॉनसून पूर्व वर्षा, मॉनसून पूर्व वर्षा, प्री मॉनसूनल रेनफॉल, प्री मॉनसूनल रेनफॉल, मॉनसून पूर्व वर्षा। प्री मॉनसूनल रेनफॉल, ठीक है, लिखेंगे ग्रीष्मकालीन मॉनसून के आगमन से पूर्व
ग्रीष्मकालीन मॉनसून के आगमन से पूर्व 15 अप्रैल से लेकर मई 15 अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य मध्य भारत के कई क्षेत्रों में उच्च गरज तथा चमक के साथ अल्पकालिक वर्षा की प्राप्ति होती है जिसे प्री मॉनसूनल रेनफॉल मॉनसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। अब यहां से प्रीलिम्स का फैक्ट शुरू हो रहे हैं। लिखो, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे पृथक पृथक नाम से जानते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे पृथक पृथक नाम से जानते हैं, जैसे असम घाटी तथा नागालैंड, नागालैंड में बोर्डोई चिल्ला तथा नॉर्वेस्टर। इसी में एक लाइन लिखेंगे, यह असम घाटी में उत्पादित की जाने वाली चाय की कृषि के लिए हानिकारक होती है। पूर्ण विराम। दूसरा बिंदु लिखो, उत्तरी बंगाल एवं दार्जिलिंग पहाड़ी में टी शावर चाय वृष्टि लिखो, यह भी चाय की फसल के लिए हानिकारक है। यह भी चाय की फसल के लिए हानिकारक है। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखें, यहां लिखें, काल बैसाखी लिखेंगे। काल बैसाखी में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बेसिन में
तथा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में लिखो यह प्रचंड पवन वेग के साथ साथ, प्रचंड पवन वेग के साथ साथ, वेग के साथ साथ उच्च गरज तथा चमक, उच्च गरज तथा चमक के साथ की जाने वाली वर्षा है, के साथ की जाने वाली वर्षा है, वैसा है। तो लिखो चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। लिखो नीलगिरी के आसपास, नीलगिरी के आसपास होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा जो कि कॉफी के बागानों, कॉफी के बागानों में पुष्प की कलियां खिलने में, किसकी? कॉफी की पुष्प, पुष्प मतलब फूल की कलियों के खिलने में, कॉफी के पुष्प की कलियों के खिलने में मदद करती है, सहायक होती है, ऐसा लिख दो चेरी ब्लॉसम। तो नीचे लिखो चेरी ब्लॉसम के बाद नीचे लिखो, लिखो मैंगो शावर, आम्र वृष्टि, आम्र वृष्टि, मैंगो शावर। लिखो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक होने वाली मानसून पूर्व वर्षा जो कि आम की फसल पकने के लिए, या आम की फसल पकने में, जो कि आम की फसल पकने में सहायक होती है, आम की फसल पकने में सहायक होती है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये हो गई मित्रों मैंगो शावर। तो इसे इतने नामों से बेसिकली जाना जाता है, इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। यहां मैंने पहले लिखा था, यहां बाद में लिख दिया, बात उतनी ही है, बात उतनी ही है। तो इन नामों से ये मानसून पूर्व वर्षा जानी जाती है। अब बात आती है, दो शब्द मैं लिखता हूं एक साथ, एक रिट्रीटिंग मानसून तो दूसरा विंटर मानसून। तो ध्यान से पहले इन बातों को समझना है, केवल हेडिंग देकर कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे पहला शब्द लौटता हुआ मानसून एवं शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना मित्रों। बेसिकली किताबों ने भी ये लिखने में कई बार अपनी लेखनी को गड़बड़ाया है,
जिसे आज मैं आपके सामने शुद्ध करता हूं। किताबों ने भी शीतकालीन मानसून को लौटता हुआ मानसून लिख दिया है। मेरी बात समझने की कोशिश करना मित्रों। जहां तक बात रिट्रीटिंग मानसून की है, इसी को मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। जो ये शब्द है ना, लौटता हुआ मानसून, इसी को किस नाम से जानते हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन इसीलिए अच्छा होता कि इंग्लिश का एक शब्द याद रखो, रिट्रीटिंग मानसून। क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग है मित्रों। दोनों कैसे अलग है, इस बात को समझना। देखो, मैं इस किनारे पर खड़ा था, देखो अभी बोर्ड के पास, और मैं सपोज गर्मी का मानसून हो, ग्रीष्मकालीन मानसून है। मैं चलते 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 आपके कैमरे के पास तक पहुंच गया। तो यहां तक तो पहुंचना हो गया मानसून का आगमन। और यहां पहुंचा था, फिर मुस्कुराता हुआ मैं फिर से पीछे वापस लौट गया। तो मेरा, समझना मेरी बात, मेरा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए हिमालय तक पहुंचना, फिर हिमालय से पुनः वापस आना मानसून का निर्गमन है, मानसून का प्रत्यावर्तन है, मानसून का वापस लौटना है। अब मेरे स्थान पर केवल एवं केवल मानसून शब्द जोड़ना है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ते हुए हिमालय तक पहुंचना और फिर पुनः एक निश्चित कालखंड के उपरांत पुनः पीछे वापस लौटने लगना। निश्चित कालखंड के उपरांत पीछे वापस लौटने लगना मानसून का निवर्तन है, मानसून का प्रत्यावर्तन है, मानसून का वापस लौटना है। अर्थात रिट्रीटिंग मानसून का संबंध विंटर मानसून से नहीं है, बल्कि समर मानसून से है या दक्षिण पश्चिम मानसून से है। गलतीवश लोग यह कह देते हैं कि कोरोमंडल तट में वर्षा लौटते हुए मानसून से होती। खूब झूम झूम कर किताबों ने लिखा है, और मित्रों 100% गलत लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सौम्यजीत ने क्या लिखा है सर? सिलिकन, पता नहीं आपने क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है इस शब्द से मैं परिचित ना हूं, या आपने क्या लिखा है बहुत समझ नहीं पा रहा। तो अब देखो कैसे कैसे है, अब इसे आप समझना, और आखिर ये क्यों होता है, तब फिर आपको आगे की बात बताता हूं। माना कि हमारा ये भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है, भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है। यहां आप हिमालय तक पहुंचे, ये विषुवत रेखा है। आप जानते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, तो सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने के साथ ITCZ भी विस्थापित होता हुआ NITCZ के रूप में, NITCZ के रूप में उत्तर भारत के मैदान पर दोलन करता है। उत्तर भारत के मैदान पर दोलन करता है। अब देखो समझो, ITCZ और सूर्य का संबंध कैसा है। एक बड़े ही प्रबुद्ध भूगोल के शिक्षक थे, उन्होंने बड़े अच्छे से इसे समझाया था कि इसका संबंध किसी वाटिका में घूमते हुए कुत्ता एवं उसके मालिक की भांति है। याद करना इस लाइन को। जब मालिक कुत्ते को लेकर बाग पर निकलता है, सपोज ये उसका घर है, वो घर से निकला कुत्ते को लेकर वाटिका की ओर, तो मालिक पीछे पीछे होता है और उसका कुत्ता आगे आगे होता है। मालिक पीछे होगा और कुत्ता आगे आगे जाएगा। लेकिन जब फिर से ये वापस लौटता है कुत्ते को लेकर, तो मालिक आगे आगे होता है और कुत्ता पीछे पीछे होता है। सॉरी मित्रों,
क्या समझाया कि जिस तरह से एक मालिक कुत्ते का अपने कुत्ते को लेकर, पेट्स को लेकर बाग की ओर सुबह और शाम टहलने निकलता है, तो कुत्ता आगे आगे दौड़ता दौड़ता भागा जाता है। मालिक के सामने रस्सियों से बंधा है पर आगे आगे दौड़ता दौड़ता जाता है। पर जब वह वापस घर को लौटने लगता है तो कुत्ते का मन नहीं है वापस लौटने का, उसके पेट्स का मन नहीं है वापस लौटने का, तो पीछे पीछे आता है, मालिक आगे आगे उसे घसीटता हुआ आता। ठीक उसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार से होता है। जब सूर्य भारत की ओर आ रहा था तो भारत की ओर आते हुए ITCZ उसके साथ आगे आगे भागता हुआ पहुंचा, तो सूर्य हमारा कहां तक पहुंचा है? केवल कर्क रेखा तक ही पहुंचा है, पर ITCZ जाकर उत्तर भारत के मैदान में दोलन करने लगा। 25 से 35 डिग्री के मध्य जाकर दोलन कर रहा है, मतलब आगे है, ग्रीष्म काल में यह आगे आगे। पर अब देखो, आप जानते हैं कि सूर्य क्रमिक रूप से, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को है। कब है? 21 जून को है। क्रमिक रूप से फिर से सूर्य वापस लौटने लगता है, क्रमिक रूप से फिर से सूर्य वापस लौटने लगता है। फिर सूर्य यहां आया, फिर लौटा मित्रों, फिर लौटकर यहां आया, और जब यहां आ रहा होता तो मित्रों ध्यान से समझना, यहां ध्यान से समझना कि लगभग 15 सितंबर को सूर्य हमारे भारतीय प्रायद्वीप को पूरी तरह से छोड़ चुका होता है। फिर से सुनो, सूर्य 21 जून को तो कर्क रेखा पर लंबवत था, जिसके प्रभाव से ITCZ भागता हुआ उत्तर की ओर यहां तक पहुंचा था। लेकिन फिर सूर्य फिर से दक्षिणायन के लिए जाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि पृथ्वी का तो घूर्णन निरंतर चलता रहेगा, परिक्रमण भी निरंतर चलता रहेगा, और पृथ्वी के परिक्रमण चलते रहने से सूर्य एक बार उत्तरी गोलार्ध में, फिर दक्षिणी गोलार्ध में, फिर उत्तरी गोलार्ध में, फिर दक्षिणी गोलार्ध में, निरंतर ये चलता ही रहता है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत हुआ, फिर धीरे धीरे फिर लौटेगा, फिर से वापस आएगा अगले साल। तो जब वापस लौटना शुरू करता है तो लगभग 15 सितंबर को मित्रों, 15 सितंबर को यह पूरी तरह से भारतीय प्रायद्वीप को छोड़ देता है। और जब सूर्य, ध्यान से समझना, आप जानते हैं कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून था वो यहां तक पहुंचा ही इसलिए है क्योंकि यहां पर ITCZ था। ये किससे मिलना चाहता था? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून ITCZ से मिलना चाहता था। तो जब सूर्य 15 सितंबर तक यहां भारतीय प्रायद्वीप को पीछे छोड़ता है तो मित्रों उसके साथ ITCZ भी तो वापस जाने लगता होगा। तो मित्रों याद करो मेरी बात कि सूर्य के साथ साथ जो ITCZ बना है वह भी धीरे धीरे पीछे लौटने लगता है। सपोज ITCZ पहले वहां था तो अब पीछे लौटकर ITCZ यहां पहुंचा। और जब ITCZ यहां तक पहुंचा तो मानसूनी पवनें केवल यहां तक ही रह जाएंगी। फिर उसके बाद जब ITCZ फिर यहां तक पहुंचा तो मानसूनी पवनें यहीं तक रह जाएंगी। तो मानसूनी पवनों का ITCZ के विस्थापन के साथ लगातार पीछे की ओर जो हटता जाना है, इस हटते जाने की प्रक्रिया को ही रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है। इसे ही मित्रों लौटता हुआ मॉनसून कहा जाता है। समझ में आया? एक लाइन में सूर्य के कर्क रेखा के उपरांत पुनः दक्षिण की ओर आभासी विस्थापन से ITCZ भी दक्षिण की ओर क्रमिक रूप से संचरित होने लगता है। ITCZ के संचरण के साथ अब दक्षिण पश्चिम मानसून भी क्रमिक रूप से पीछे लौटता हुआ दिखाई देता है, पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का ITCZ के प्रभाव से जो पीछे हटने की यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही मित्रों लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। इसी बात को अब आपको लिखना है, तो लिखो लौटते हुए मानसून का संबंध, लौटते हुए मानसून का संबंध ग्रीष्मकालीन
ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से है। दक्षिण पश्चिम मानसून से है, ना कि, अंडरलाइन करो, ना कि शीतकालीन मानसून से। शीतकालीन मानसून से। पूर्ण विराम, 2 लाइन लिखा ना, उसके बाद ही पैरा चेंज लिखो। कर्क रेखा पर अवस्थिति के उपरांत, कर्क रेखा पर अवस्थिति के उपरांत सूर्य का क्रमिक रूप से दक्षिण की ओर विस्थापन, क्रमिक रूप से दक्षिण की ओर विस्थापन के प्रभाव से आईटीसीजेड भी विषुवत रेखा की ओर संचरित होने लगता है। संचरित होने लगता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि हिमालय तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। अब आईटीसीजेड जहां तक होगा वहीं तक ये पहुंचेगा, उससे आगे ये नहीं जाएगा। पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। पूर्ण विराम। ग्रीष्म मानसून के पीछे लौटने की इस दशा को ही मानसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन कहा जाता है। प्रत्यावर्तन कहा जाता है। पूर्ण विराम। चित्र बनाओ फटाफट। आईटीसीजेड को धीरे धीरे नीचे खिसकाना, सूर्य को भी नीचे खिसकाना। ब्रिजेश ऑप्शनल के लिए बात करेंगे, बस थोड़े दिन और अपने धैर्य को बनाकर रखें।
बात करेंगे अभी विवेक पश्चिमी विक्षोभ को। ऐसा कैसे हो सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस न पढ़ाएं? हो गया इतना, हो गया। पूर्ण विराम लगाकर अब नीचे से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। चित्र बन गया तो लिखें सब गलत तरीका आज आप लोगों ने अपनाया ना, सब रुख होकर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। सब पढ़ा देंगे वैसे भी, तो लिखो सभी के सभी। लिखो आईटीसीजेड, आईटीसीजेड के विस्थापन के साथ, के विस्थापन के साथ मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया, मॉनसून के वापस लौटने की प्रक्रिया लगभग 15 सितंबर से, लगभग 15 सितंबर से आरंभ होती है। सितंबर से आरंभ होती है तथा मध्य अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक आईटीसीजेड एवं मॉनसून, ग्रीष्म मानसून दोनों ही भारतीय प्रायद्वीप को पूरी तरह से, भारतीय प्रायद्वीप को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि सूर्य 15 सितंबर को ही, जबकि सूर्य लगभग 15 सितंबर को ही प्रायद्वीप छोड़ चुका होता है। क्योंकि सूर्य पहले छोड़ेगा, फिर पीछे पीछे ये जाएंगे। मैंने बताया ना, कुत्ता अब पीछे पीछे जा रहा है। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब हमें बात करनी है लौटते हुए मानसून के साथ, अब हमें बात करनी है विंटर मानसून की। हमने एक पक्ष को तो बताया, अब शीतकालीन मानसून की बात करना है। अब देखना ध्यान से, जब हमारा भारतीय प्रायद्वीप, यहां एक और चित्र देखो, जब हमारे भारतीय प्रायद्वीप के सहारे सूर्य अब विषुवत रेखा को पार कर, आप जानते हैं कि लगभग 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। फिर आगे दक्षिणी गोलार्ध को जाने लगता है। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर विस्थापित हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध पर विस्थापित हो जाता है, अर्थात विषुवत रेखा को पार कर सदर्न हेमिस्फीयर पर होता है, तो आईटीसीजेड भी SITCZ के रूप में, मतलब साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में दक्षिणी गोलार्ध पर ही चला जाता है। आपको पता है, पीछे मैंने समझाया था, अगर ये दक्षिणी गोलार्ध पर चला गया तो आपको ये ज्ञात है कि सारा का सारा उत्तर भारत का मैदान या उत्तर भारत का पठारी क्षेत्र या उत्तर भारत में या भारतीय क्षेत्र में शीतकाल का प्रभाव आ जाता है। और शीतकाल के प्रभाव से हवाएं चूंकि ठंडी हो जाती हैं, तो ठंडी हवाओं के क्रम में यहां पर उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है। उच्च दाब पेटी के निर्माण होते ही केंद्रीय उच्च दाब से बाहर की ओर पवनें कुछ प्रति चक्रवातीय दशा में संचरित होने लगती हैं। क्या करती हैं पवनें? प्रति चक्रवातीय दशा में संचरित होने लगती हैं। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो इनकी दिशा कुछ ऐसी हो जाती है। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आपको पता है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्षेत्र से, सपोज ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्षेत्र से यह हाई प्रेशर की बेल्ट है। इस हाई प्रेशर बेल्ट जोन से उत्पन्न होती हैं व्यापारिक पवनें, और यहां जो चलने वाली व्यापारिक पवन है
उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या कहते हैं इसे मित्रों? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थी। कल तक आपने पढ़ा था साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के बारे में। अब ये सक्रिय हो जाती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। कौन सक्रिय हो जाती है मित्रों? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड सक्रिय हो जाती है। तो ये सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप देखो तो सारे के सारे भाग में ये ऑफशोरिंग इफेक्ट पैदा करेगी। ऑफशोरिंग का मतलब होता है अपतटीयता प्रभाव। अपतटीयता प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो ये क्या होता है अपतटीयता प्रभाव? जब पवनें सागर से स्थल की ओर जाती हैं, जब पवनें सागर से स्थल की ओर जाती हैं तो उन्हें ऑनशोरिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब अभी तटीयता प्रभाव कहते हैं। तो सागर से स्थल की ओर जाती हुई सागर की आर्द्रता को भी लेकर पहुंचती हैं और उस आर्द्रता के माध्यम से वर्षा होती है। लेकिन जब पवनें स्थल से सागर की ओर जाती हैं तो उन्हें अपतटीयता कहते हैं। क्योंकि स्थल से सागर की ओर जा रही हैं तो सागर से स्थल को होने वाली आर्द्रता की आपूर्ति समाप्त हो चुकी होती है। तो जब आर्द्रता की आपूर्ति ही नहीं होगी तो स्थल भाग शुष्क हो जाएगा, यहां वर्षा की अनुपस्थिति हो जाएगी। तो ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की अपतटीयता की क्रिया है, इसके प्रभाव से लगभग संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप में शुष्कता की स्थिति रहती है। लेकिन बंगाल खाड़ी से संचरित हो रही है जो इसकी ब्रांच, जो बंगाल खाड़ी से संचरित हो रही है उसकी ब्रांच, वह बंगाल खाड़ी की आर्द्रता को लेती है, कोरोमंडल तट से टकराती है, कोरोमंडल तट से टकराकर यह बंगाल खाड़ी की आर्द्रता को यहां संघनित कर लगभग 100 सेंटीमीटर की शीतकालीन वर्षा करती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में लगभग 100 सेंटीमीटर की जो शीतकालीन वर्षा कोरोमंडल तटों में की जाती है, उसका कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। इन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को ही किस नाम से जाना जाता है मित्रों? इन्हें ही विंटर मॉनसून के नाम से या शीतकालीन मॉनसून के नाम से जाना जाता है। तो शीतकालीन मॉनसून के भारतीय प्रायद्वीप पर दो प्रकार के प्रभाव हैं। संपूर्ण प्रायद्वीप में अपतटीयता प्रभाव के कारण, ऑफशोरिंग इफेक्ट के कारण यह शुष्कता लाती हैं, परंतु कोरोमंडल तट में बंगाल खाड़ी की आर्द्रता को ले जाकर डिपॉजिट करती हैं, जिसके कारण शीतकाल में लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसीलिए इन्हें शीतकालीन मॉनसून के नाम से, विंटर मॉनसून के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि रिट्रीटिंग मॉनसून एक अलग कॉन्सेप्ट है। एंड मित्रों, दूसरी बात यहां पर ध्यान से देखेंगे कि यहां पर शीतकालीन मॉनसून एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों का आपस में प्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं है। तो लिखो, सूर्य के दक्षिणायन के साथ ही ITCZ भी दक्षिणी गोलार्ध में ही विस्थापित हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ही विस्थापित हो जाता है। पूर्ण विराम। परिणामतः उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें सक्रिय हो जाती हैं।
सक्रिय हो जाती हैं, पूर्ण विराम लगाकर, उपमहाद्वीप में इनके इनके दो प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। नंबर वन, कोरोमंडल तट को छोड़कर शेष भाग में अपतटीयता प्रभाव के कारण, कोरोमंडल तट को छोड़कर शेष भाग में अपतटीयता प्रभाव के कारण शीतकालीन शुष्कता लाते हैं। शीतकालीन शुष्कता लाते हैं, जबकि बंगाल खाड़ी से संचरित आर्द्र पवनें कोरोमंडल तट के लंबवत होने के कारण आर्द्रता आपूर्ति कर देती हैं। जिनसे नवंबर से जनवरी के मध्य से, बेसिकली नवंबर दिसंबर ही है, नवंबर से जनवरी के मध्य लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। इन्हें ही विंटर मानसून, शीतकालीन मानसून कहा जाता है। विंटर मानसून, शीतकालीन मानसून कहा जाता है। पूर्ण विराम। चित्र बनाएं। अब ये चित्र बनाइए। अब दोनों में अंतर तो क्लियर हो गया ना, रिट्रीटिंग मानसून और विंटर मानसून में? बोलो यस, बिल्कुल हो गया सर। चित्र बनाओ। विंटर मानसून, या इन्हीं को नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से निर्मित है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है।
बन गया चित्र। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की। अब हम लोग बात करते हैं पछुआ विक्षोभ की। लेकिन पछुआ विक्षोभ से पहले मॉनसून के संदर्भ में जब इतनी बात आई है तो एक और शब्द पढ़ लेते। विवेक ने एक प्रश्न पूछा, फसलों पर प्रभाव पड़ेगी। निश्चित रूप से यहाँ शुष्कता है तो फसलों के लिए वर्षा की मात्रा कम होगी, जबकि कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी तो चावल की फसल के लिए, धान की फसल के लिए बेहतर होगा। मानसून पूर्व वर्षा का कारण, मानसून पूर्व वर्षा का कारण लोकल थंडरस्टॉर्म होते हैं। अजय लिखो, आज अजय आप ध्यान से एक शब्द लिख लेना, लोकल थंडरस्टॉर्म या स्थानीय तड़ित झंझा। ये अजय के प्रश्न का जवाब था। स्थानीय तड़ित झंझा के प्रभाव से मानसून पूर्व वर्षा होती है। अब देखो हम लोग नए सेक्शन पर प्रवेश करते हैं, नई बात पर। एक दो तीन शब्द होते हैं। एक शब्द होता है मॉनसून ब्रेक, मॉनसून ब्रेक, और एक शब्द होता है मॉनसून गैप। एग्जाम में पूछा गया है, मैं इसलिए बता रहा हूं मॉनसून गैप। एक तो ये शब्द होते हैं, एक शब्द होता अक्टूबर हीट। पिछले कुछ वर्षों से बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। तो ये सारी चीजें अब आपको समझ में ना आए पढ़ने के बाद मेरी कक्षा को, फिर मतलब नहीं निकलेगा। इन शब्दों को भी समझो। मानसून काल की अपनी विशेषता है, ध्यान से, मानसून काल की अपनी विशेषता है मित्रों कि आज वर्षा हुई तो 2-3 दिनों तक ये वर्षा होगी और वर्षा के बाद एक अंतराल आएगा, फिर से वर्षा होगी। यह अंतराल आ गया, अंतराल आ गया। अगर ये अंतराल, ध्यान से, अगर ये अंतराल 1 सप्ताह से कम है, कम है तो इसे कहते हैं मॉनसून गैप। इसे क्या कहते हैं? मॉनसून गैप। पर अगर यह अंतराल 1 सप्ताह से अधिक हो जाए और 2 सप्ताह तक हो जाए, 2 वीक तक हो जाए, 1 सप्ताह से अधिक या 2 सप्ताह तक हो जाए, तो इसे कहते हैं मॉनसून ब्रेक की स्थिति कहते हैं। बेसिकली ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट उत्तर भारत के मैदान के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं और खूब चर्चा में है। अगर न्यूज़पेपर अब आप लोग पढ़ोगे तो ये शब्द आपको समझ में आने लगेंगे कि ये शब्द रहते बार बार थे, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए एग्जाम ने, यूपीएससी ने पूछा हुआ है मित्रों, प्रीलिम्स के अंतर्गत बेसिकली अक्टूबर हीट को पूछा और मानसून गैप को पूछा हुआ है। तो ध्यान से, अगर 1 सप्ताह से कम के लिए ये वर्षा का अंतराल आता है तो मानसून गैप की स्थिति है और वो मानसून की विशेषता है। ऐसी स्थितियां आती ही हैं किसके कारण? आईटीसीजेड के दोलन के कारण, क्योंकि आईटीसीजेड एक स्थान पर नहीं रहता बल्कि दोलन करता रहता, तो इसके दोलन के कारण ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। तो दूसरी बात समझना, अगर ये 1 सप्ताह से अधिक या लगभग 2 सप्ताह तक का ब्रेक कर दे तो इसे ही मानसून ब्रेक कहते हैं। आखिर ये क्यों होता है? इसकी स्थिति आती जब आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड मूव करता हुआ कभी शिवालिक या मध्य हिमालय पर जाकर ट्रैप हो जाए। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझो। आखिर क्यों वहां पर इतना अधिक मात्रा में क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां आती हैं? कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उत्तर भारत का मैदान, या नहीं किया तो अब करना शुरू करिए, कि उत्तर भारत के मैदान में सूखे की स्थिति प्राप्त हो रही है, क्योंकि लगभग 15 दिनों तक मानसून काल में वर्षा हुई ही नहीं, 10 दिनों तक वर्षा हुई ही नहीं। धान की फसल चौपट हो रही है, परंतु पर्वत में, हिमालय में इतनी अधिक मात्रा में वर्षा है कि यहां पर नदियों में बाढ़ की स्थिति। तो दोहरा नकारात्मक प्रभाव, वर्षा ना होने से फसलों को क्षति हो रही है, और हिमालय में वर्षा से नदियों में बाढ़ आने से बाढ़ जनित समस्याएं पैदा होती हैं। उसी संदर्भ में बेसिकली ये 2 टर्मिनोलॉजी बेहतर रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो समझना, आखिर मानसून ब्रेक क्यों आता है?
बेसिकली ITCZ, यहां फिर से एक चित्र मुझे बनाना पड़ेगा, बार बार चित्र बनाना पड़ते हैं, है ना, इसीलिए मैं स्कीमेटिक मैप आपके समझ और अपनी सहूलियत के लिए डेवलप करता हूं। ITCZ जब संचरित होता हुआ, माना कि यहां पर हिमालय है, यहां पर हिमालय है, हिमालय की श्रेणियां हैं, तो ITCZ जब नॉर्थवर्ड मूव करता हुआ कभी कभार हिमालय पर जाकर ट्रैप हो जाता है, हिमालय पर जाकर फंस जाता है, तो हिमालय में कई दिनों तक ये स्थिर बना रहता है। जब हिमालय में ये स्थिर बना रहेगा, अब दक्षिण की ओर आएगा ही नहीं, तो दक्षिण की ओर नहीं आएगा तो मानसून काल में उत्तर भारत के मैदान में वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा वहीं पर होती है जहां पर ITCZ का दोलन पाया जाता है। अब ITCZ चूंकि हिमालय में है तो हिमालय क्षेत्र में वर्षा होगी, हिमालय में पर्वतों से टकराकर व्यापारिक पवने या मानसूनी पवने जब ऊपर उठेंगी तो उनका तीव्र संघनन होगा, तीव्रता के साथ उनका आर्द्रता का एकत्रीकरण होगा, और उस तीव्र संघनन की प्रक्रिया से सघन बादल बनते हैं और बादल विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बादल विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होने से जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली तमाम नदियां हैं, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। नदियों में तो बाढ़ की स्थिति रहती है मित्रों, परंतु उत्तर भारत का मैदान वर्षा की कमी के कारण सूखे की चपेट से जूझ रहा होता है। तो इस तरह से मानसून काल की ब्रेक की स्थिति आती है। पर यह गैप की स्थिति सुखद है, कृषकों के लिए सुखद है। 2-3 दिनों की वर्षा में पर्याप्त आर्द्रता या पर्याप्त नमी मिट्टी तथा वायुमंडल में हो गई। कहते हैं ना कि अगर पौधे के विकास के लिए जल की जरूरत है, पोषक तत्वों की जरूरत है, तो धूप की भी जरूरत है। हम लोग आपके लिए धूप हैं, अच्छी खासी पिटाई जो करते हैं ना आप सबकी, तो धूप का काम करते हैं हम, क्योंकि पौधे को अगर धूप नहीं मिलेगा तब भी पौधा विनष्ट हो जाएगा। तो मानसून गैप की स्थिति में क्या होता है, वर्षा हुई, अंतराल आया, बढ़िया धूप मिली, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, पौधे का अच्छा विकास हुआ, किसान अपने काम भी किए, फिर से वर्षा हुई, पौधे को जल की प्रचुरता प्राप्त हुई, फिर से पौधा अपना विकास करेगा, फिर से धूप हुई, फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो यह तो सहायक है, पर यह नकारात्मक भूमिका निभाता है। तो इसी बात को आपको लिखना है, हेडिंग देंगे मॉनसून गैप एंड मॉनसून ब्रेक। पहले गैप लिखेंगे फिर ब्रेक लिखेंगे। मॉनसून गैप एंड मॉनसून ब्रेक। लिखो, ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के दौरान, ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के दौरान, मानसूनी वर्षा के दौरान यदि 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 लगभग एक सप्ताह तक लगभग एक सप्ताह तक वर्षा की प्राप्ति ना हो, एक सप्ताह तक वर्षा की प्राप्ति ना हो, तो इसे मॉनसून गैप कहते हैं। तो इसे मॉनसून गैप कहते हैं। गैप कहते हैं पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति ITCZ के उत्तर भारत के मैदान में दोलन से, ITCZ के उत्तर भारत के मैदान में दोलन से उत्पन्न होती है। दोलन से उत्पन्न होती है। पूर्ण विराम। परंतु यदि, पहले चेंज कर देना अब, परंतु यदि ITCZ दोलन करता हुआ
दोलन करता हुआ हिमालय में जाकर कुछ दिनों के लिए, हिमालय में जाकर कुछ दिनों के लिए ट्रैप हो जाए, फंस जाए, हिमालय में जाकर कुछ दिनों के लिए ट्रैप हो जाए तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में बादल विस्फोट के रूप में, बादल विस्फोट के रूप में मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत के मैदान में लगभग 2 सप्ताह तक, उत्तर भारत के मैदान में लगभग 2 सप्ताह तक वर्षा प्राप्त नहीं होती, वर्षा प्राप्त नहीं होती, वर्षा प्राप्त नहीं होती। इसे ही मॉनसून गैप की स्थिति कहते हैं। ये मॉनसून गैप आ गया मित्रों, मॉनसून गैप की स्थिति कहते हैं। सॉरी, गैप नहीं, क्षमा चाहूंगा, मॉनसून ब्रेक की स्थिति कहते हैं, क्षमा चाहूंगा, ब्रेक की स्थिति कहते हैं, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे पैरा चेंज करते हुए, ब्रेक की दशा में, ब्रेक की दशा में मैदान मौसमी सूखे की चपेट में आ जाता है, मैदान मौसमी सूखे की चपेट में आ जाता है, परंतु हिमालय में वर्षा के कारण, हिमालय में वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति प्राप्त होती है, बाढ़ की स्थिति प्राप्त होती है। नदियों में बाढ़ है परंतु फसलों के लिए सूखा है, पूर्ण विराम। तो यह हुआ मॉनसून गैप एंड ब्रेक। अब हम लिखेंगे अक्टूबर हीट, अक्टूबर तापन, हेडिंग दे अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट डैश देकर लिखें मानसून के निवर्तन, वापस लौटना, मानसून के निवर्तन के उपरांत स्वच्छ आसमान एवं खिली हुई धूप, स्वच्छ आसमान एवं खिली हुई धूप, खिली हुई धूप के प्रभाव से नमी युक्त मृदा से, अभी तक वर्षा हुई तो मिट्टी में नमी है, नमी युक्त मृदा से अत्यधिक मात्रा में वाष्पन, अत्यधिक मात्रा में वाष्पन की क्रिया आरंभ हो जाती है। बहुत अधिक मात्रा में वाष्पन होगा, की क्रिया आरंभ हो जाती। फलतः अब क्या होता है? फलतः वायुमंडल अधिक तापमान के साथ उच्च आर्द्रता, अधिक तापमान के साथ उच्च आर्द्रता वाला हो जाता है, वाला हो जाता है, जिसे
जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। सफोकेटिंग एनवायरनमेंट रहता है मित्रों, सफोकेटिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। पूर्ण विराम। तो ये अक्टूबर हीट की बात आई। अब मॉनसून के संदर्भ में जो प्रॉपर शब्दावलियां उपयोग होती थी मैंने वो भी पढ़ा दी। अब आपको यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो लिखें पछुआ विक्षोभ, हेडिंग दे पछुआ विक्षोभ एवं शीतकालीन वर्षा। एवं शीतकालीन वर्षा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड विंटर रेनफॉल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड विंटर रेनफॉल। ठीक है, अब ये क्या है समझना। बेसिकली मित्रों एक चित्र बना देता हूं, फिर सब कुछ आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, यहां पर सपोज अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका के सापेक्ष यहां यूरोप की अवस्थिति है। यूरोप की अवस्थिति है। यहां इस भाग में अरेबियन पेनिनसुला है, यहां गल्फ ऑफ पर्शिया है, यह होते होते यह भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है। यहां ये बंगाल खाड़ी का हिस्सा, स्थमस ऑफ क्रा का हिस्सा, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक द्वीप का हिस्सा, इंडो चाइना पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला, शाखालिन पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला एंड चोकची लैंड। समझते जाना मेरी बात। अगर भारत को इस संदर्भ में आप यहां देखो, समझने की बस बहुत अच्छे से कोशिश करना। भारत को इस संदर्भ में यहां पर देखो तो यहां पर आपको भारत कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। भारत कुछ ऐसा प्राप्त होगा। दिस वन, ये एकदम एक्यूरेट मैप मैंने आपको दिखाया। मूसलाधार वर्षा मतलब टॉरेंशियल रेनफॉल, जब अधिक वर्षा हो रही हो, उच्च वर्षा हो रही हो, उसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब यह स्थिति है। ठीक है, बेसिकली जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में है, और आगे बढ़ते हैं, चलो ये यहां पर हम बना देते हैं। सपोज ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ है, सूर्य यहां है। तो दक्षिणायन की स्थिति में आप यह भी जानते हैं कि ITCZ भी दक्षिण में SITCZ की स्थिति में हो जाता है। इसका मतलब कि उत्तर भारत में शीतकाल चल रहा है, या उत्तरी गोलार्ध में ही पूरे में शीतकाल है, ठंडियां है। बहुत अच्छे समझेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को। उत्तरी पूरे गोलार्ध में, आपको ये मैप नहीं बनाना, इतना मैप बनाओगे तो आप कंफ्यूज रह जाओगे, आपको छोटा मैप बनाकर दिखाऊंगा, पर आप समझते बस जाना। उत्तरी गोलार्ध में मित्रों ठंडियां चल रही हैं, विंटर्स चल रहे हैं, ना केवल भारत में बल्कि उत्तर में जो जो अवस्थित है, पूरे के पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में ठंडियां हैं, विंटर्स हैं। यहां पर ये जो भाग है, याद से समझो मेरी बात, ये जो भाग है अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य का ये सागरीय क्षेत्र, इसे भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। इसका पुराना नाम था मित्रों रूम सागर। पुराना नाम क्या था इसका? रूम सागर। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि सागर न जल्दी ठंडे होते हैं, न जल्दी गर्म होते हैं।
तो यह बात सही है कि विंटर्स चल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, फिर भी सागर का जल जल्दी ठंडा नहीं हुआ, जबकि अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक, अफ्रीका नहीं, यूरोप के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक ठंडा हो गया। अर्थात पूरे यूरोप में यहां अत्यधिक ठंडी जलवायु की प्राप्ति हो रही है। यहां पर ठंडी जलवायु है, तो जब जलवायु ही ठंडी है तो यहां की वायु भी ठंडी होगी। वायु के समूह को कहते हैं वायु राशि। तो ये प्राप्त हो गया मित्रों कोल्ड एयर मास, अर्थात यूरोप में कोल्ड एयर मास है, ठंडी वायु राशि है। जबकि इसके विपरीत सागरीय जल का तापमान सापेक्षिक रूप से अधिक है। तो सागरीय जल के तापमान की अधिकता से यहां जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जो प्राप्त हुई वायु राशि, वह वायु राशि कोल्ड ना होकर कैसी हो गई मित्रों, वार्म एयर मास हो गई। तो ये प्राप्त हुआ वार्म एयर मास, मतलब यूरोप में ठंडी वायु प्रकोष्ठ प्राप्त हो रही है, जबकि भूमध्य सागर में गर्म वायु प्रकोष्ठ प्राप्त हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर मित्रों, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं, जब दो विपरीत स्वभाव वाले वायु प्रकोष्ठ आपस में मिलते हैं, तो दोनों के मध्य इस दशा में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं मित्रों? टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो यहां पर मित्रों चक्रवातों की स्थिति बनती है। चक्रवात का मतलब है हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आ रही हैं। हवाएं बाहर से कहां की ओर आ रही हैं? केंद्र की ओर आ रही हैं। वैसे भी एक बहुत सरल सा उदाहरण आपको दूं, अगर यहां पर प्राप्त हुआ यूरोप प्राप्त हुआ, यहां प्राप्त हुआ अफ्रीका, यहां प्राप्त हुआ मेडिटेरेनियन सी, यूरोप एवं अफ्रीका दोनों की चट्टानें जल्दी ठंडी हो गई, तो यहां पर भी तापमान कम है, यहां पर भी तापमान कम है, जबकि भूमध्य सागर का तापमान अधिक है। जब भूमध्य सागर का तापमान अधिक है तो तापमान अधिक होगा जहां पर, वहां पर तो लो प्रेशर बन जाएगा, जबकि जहां तापमान कम है वहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो यहां पर भी हाई प्रेशर है, यहां पर भी हाई प्रेशर है। और आप जानते हैं पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, इसीलिए यूरोपीय क्षेत्र से, अफ्रीकी क्षेत्र से पवनें प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागरीय केंद्र की ओर संचरित होती हैं। अब जब बाह्य भाग से केंद्र की ओर हवाएं आने लगी तो इससे विकसित हो जाते हैं चक्रवात। क्या विकसित हो जाते हैं? चक्रवात विकसित हो जाते हैं, साइक्लोन विकसित हो जाते हैं। तो इस दशा में जैसा भी आपको समझ में आए, तकनीक रूप से अगर ऐसा समझेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है आंसर राइटिंग के लिए। तो ध्यान से समझना, बेसिकली यहां पर भूमध्य सागर में दो अलग अलग तापमान की वायु राशियों के मिलने से शीतोष्ण चक्रवातों का, टेम्परेट साइक्लोन का, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंध के, एक शीतोष्ण कटिबंध के। तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ठंडियों में हो जाती है, विंटर्स में हो जाती है। अब इसी भाग पर प्रवाहित होते हैं, ध्यान से सुनना है, इसी भाग पर प्रवाहित होते हैं मित्रों उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, जिसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी में कई प्रकार की जेट धाराएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, जो सारे के सारे गोलार्ध में लगभग 25 से 35 डिग्री के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो जब ये इस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही होती है तो भूमध्य सागर में बनने वाले चक्रवातों को अपने साथ उठा लेती है। क्या करती है? भूमध्य सागर में बनने वाले चक्रवातों को उठा लेती है, और इन चक्रवातों को उठाकर धीरे धीरे आगे जब बढ़ती है तो इन चक्रवातों द्वारा पश्चिम एशिया में
टर्की के पठारी क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों से अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान आदि में भी वर्षा होती तथा कुछ वर्षा यह मध्य एशिया में भी करते हैं। इस जेट धारा की विशेषता है कि जैसे ही यह हिमालय से टकराती है, ध्यान से समझो, यहां हिमालय का किनारा लग जाएगा, जैसे ही यह हिमालय से टकराती है दो शाखाओं में बट जाती है। इसको शब्द बोलेंगे बाइफरकेट होना, द्विशाखित होना। हिमालय से टकराकर दो शाखाओं में बट जाती है। एक उत्तरी शाखा मध्य एशिया होते हुए चीन की ओर चली जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा पाकिस्तान होते हुए हमारे राजस्थान तथा पंजाब मैदान में प्रवेश कर जाती है। किस मैदान में प्रवेश करती है? राजस्थान तथा पंजाब मैदान में प्रवेश कर जाती है। समझने की बस कोशिश करते रहना। तो जो उत्तर की ओर चली गई शाखा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है इससे। ये जो वायु आ रही है, जेट धारा आ रही है, जेट धाराओं के कोर भाग में या निचले हिस्से में पछुआ पवनें भी पश्चिम से पूर्व की ओर इस पेटी में आ रही होती हैं। तो पछुआ पवनों के प्रभाव से और उपोष्ण पछुआ जेट के प्रभाव से भूमध्य सागर में बनने वाले ये चक्रवात, इन्हीं चक्रवातों को भूमध्य सागर में चक्रवात ना कह के किस नाम से जाना जाता है? इन्हें डिस्टरबेंसेस कहते हैं, इन्हें विक्षोभ कहा जाता है, डिस्टरबेंसेस कहा जाता है, इन्हें विक्षोभ कहा जाता है। तो पछुआ पवन तथा पश्चिमी जटधारा या पछुआ जटधारा के प्रभाव से यह विक्षोभ, यह डिस्टरबेंसेस कहां प्रवेश करते हैं? यह बेसिकली भारत में पंजाब तथा राजस्थान के मैदान में दिसंबर महीने में प्रवेश करते हैं, मध्य दिसंबर के आसपास प्रवेश करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन पाया जाता है, तो आप दिसंबर आप कह सकते हैं, ये दिसंबर महीने में प्रवेश करते हैं। तो पंजाब मैदान तथा राजस्थान के मैदान में प्रवेश करते ही शीतकाल में यह तापमान को गिरा देते हैं, वायुमंडल बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा यहां पर लगभग 10 सेंटीमीटर की वर्षा करते हैं। कितनी वर्षा कर देते हैं? गरज चमक के साथ मित्रों ये 10 सेंटीमीटर की वर्षा ये विक्षोभ करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यह गंगा के मैदान में भी प्रवेश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं मित्रों कि आर्द्रता किसी भी चीज को सागर से ही मिलती है, चूंकि ये सागर से दूर आ चुके हैं। तो मैंने बताया था ना कि सपोज यहां से 100 रुपया लिए तो खर्च करते आ रहे हैं, तो 90 बचा, फिर 80 बचा, फिर 70 बचा, ऐसा ऐसा करके यहां तक आते आते इनके पास 10 रुपया बचा था। पर गंगा मैदान में जब तक प्रयागराज के आसपास पहुंचते हैं तो इनके पास 5 रुपया ही बचता है, और जब पटना के आसपास पहुंचते हैं तो इनके पास 2 रुपया बचता है, और जब ब्रह्मपुत्र घाटी में जाते हैं तो इनके पास 1 रुपया बचता है। अब रुपया के स्थान पर क्या करोगे आप? वर्षा लगा दो कि पंजाब तथा राजस्थान के मैदान में इनके द्वारा लगभग 10 सेंटीमीटर की वर्षा की जाती है, जबकि गंगा मैदान में प्रयागराज के समीप शीतकाल में इनके द्वारा लगभग 5 सेंटीमीटर की वर्षा, पटना के समीप 2 सेंटीमीटर तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग 1 सेंटीमीटर की वर्षा शीतकाल में दिसंबर से मार्च महीने के मध्य में इनके द्वारा इस प्रकार की वर्षा प्रदान कराई जाती है। कब से कब तक लेकर? दिसंबर से मार्च महीने, कभी कभी ये 15 अप्रैल तक भी चले जाते हैं। तो दिसंबर से मार्च महीने में इनके द्वारा शीतकाल में वर्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि यह पछुआ पवन तथा पश्चिमी जेट धारा द्वारा लाए जाते हैं, यह है क्या अपने आप में? भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले विक्षोभ हैं, इसीलिए इन्हें पछुआ विक्षोभ कहा जाता है, इसीलिए इन्हें वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कहा जाता है। इनके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में क्रमशः 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक की वर्षा मैदानों में की जाती है। वर्षा की मात्रा हालांकि कम है, यह बात सत्य है कि वर्षा की मात्रा कम है, फिर भी एक शब्द होता है तापमान प्रभाविता और वर्षा प्रभाविता। तो देखो, जब तापमान कम हो तो वर्षा की मात्रा कम भी रहेगी, तब भी कई दिनों तक मिट्टी में आर्द्रता बनी रहेगी।
तापमान अधिक हो और वर्षा की मात्रा सापेक्षिक रूप से अधिक भी हो, तो मिट्टी में वर्षा की आर्द्रता की मात्रा कम दिनों तक रहेगी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, अच्छी खासी गर्मी का महीना है, जून का महीना है, और जून के महीने में वर्षा 5 सेंटीमीटर अगर हो भी जाए ना, तो जैसे बारिश वह धरातल पर गिरेगी, 2 घंटे बाद मित्रों इतनी गर्मी के कारण कि सारी वाष्प बनकर उड़ जाएगी। क्या सारी की सारी वाष्प बनकर वह आर्द्रता उड़ जाएगी। बिल्कुल वनस्पतियों और फसलों के उपयोग में 5 सेंटीमीटर वर्षा कोई काम में नहीं आएगी। लेकिन यही 5 सेंटीमीटर वर्षा अगर ठंडियों में हो जाए तो वाष्पन की क्रिया बहुत कम होती है। अगर यही ठंडियों में हो जाए तो कब होता है? वाष्पन की क्रिया बहुत ही कम होती है। वाष्पन की क्रिया की कमी के कारण मिट्टी में नमी कई दिनों तक बनी रहती है, और वो नमी इस समय पर भारत में रबी की फसल होती है। उत्तर भारत के मैदान में ज्यादातर गेहूं और सरसों की बुवाई हुई होती है, तो रबी की फसल के लिए यह वर्षा मित्रों अमृत तुल्य हो जाती है। कहते हैं ना कि माघा बरस रहा है, माघ महीने की बारिश फसलों के लिए अमृत की भांति होती है। तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो माघ महीने में वर्षा होती है, पश्चिमी राजस्थान से लेकर यहां तक, वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा वर्षा की जाती है। इस बात को समझे। तो क्या केवल ये मैदान में ही वर्षा करती है, पर्वत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालय में विंटर्स में स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है। तो हिमालय क्षेत्र में भी ये टकरा टकरा कर वहां भी आर्द्रता की आपूर्ति करती है, और चूंकि तापमान बहुत कम होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हिमालय के ऊपरी शिखरों के पास जब तापमान जाता है, तो ये आर्द्रता संघनित होकर बेसिकली हिमकण में बदल जाती है, और वही हिमकण जब वर्षा करते हैं तो उसे स्नोफॉल कहा जाता है, उसे हिमपात कहा जाता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अगर गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में और ब्रह्मपुत्र के मैदान में जल की वर्षा करते हैं, तो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हिमालय क्षेत्र में हिमपात करते हैं। यही हिमपात हमारे भारत के लिए अपने आप में जीवनदायिनी हो जाता है। कैसे जीवनदायिनी हो जाता है? जितना अधिक मात्रा में हिमालय में हिमपात होगा, हमारे मैदानी नदियों के लिए उतनी अधिक मात्रा में सालों भर जल की आपूर्ति बनी रहेगी। इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भारतीय जलवायु तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्व देखा जाता है। तो ये है मित्रों आपके पछुआ विक्षोभ, ये है आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो, चित्र ये बनाओगे तो सबसे अच्छा होगा। अगर ये कठिन लगे तो मैं दूसरा सरल चित्र केवल भारत का बनाऊं, पर मैं क्यों आपको सरल दूं? अगर कठिनाई पर, कठिन डगर पर बढ़ने पर भी आपको उत्तम सफलता मिले, तो मैं क्यों ना कठिन डगर पर चलना सिखाऊं। तो फटाफट आप सभी ये चित्र बनाएंगे, और यही चित्र, सेम चित्र बनाएं आप, एग्जाम में भी ऐसा चित्र बनाएंगे और उत्तम मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सभी के सभी पहले ऐसा ही चित्र बनाइए, फिर मैं इस बात को लिखाता हूं। चलिए बनाइए मित्रों प्लीज। सर्वेश ने लिखा, अभ्यास करते करते आपकी तरह याद हो जाए, हम भी प्रयास कर रहे हैं सर। बिल्कुल करिए सर्वेश, पर ये सब चीजें याद नहीं करनी है, समझनी है मित्र। याद करने से कभी भी इस प्रकार का धारा प्रवाह, पाठन क्रिया कभी नहीं आती, ध्यान रखना। याद की गई चीजें एक समय विशेष पर कभी ना कभी विस्मृत होती हैं, पर अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा तो आपको कोई कठिनाई कभी नहीं आएगी। तो सर्वेश समझिए भी, शब्दों को याद करिए बस। तो चित्र बनाइए।
साक्षी जिधर साइड में बैठा हूं इधर कुछ नहीं बना है, इसको कुछ नहीं बनाना है, ये कुछ नहीं है, इसे बनाना है। हेलो। अ, विवेक ने लिखा, सर इसे मावट के नाम से भी जाना जाता है क्या? विवेक, पश्चिमी राजस्थान में इसे ही मावट कहते हैं, पूरे भारत में नहीं। पश्चिमी राजस्थान में इसे मावट कहते हैं, बिल्कुल सही, आप जानते हो। ओके। सिमरन ने लिखा, पूरा समझ में आ गया। फिर पूछा है बादल विस्फोट कैसे होता है। मैंने बताया सिमरन कल की कक्षा में या उससे भी पहले कि जब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो, या आप लिख सकते हो अपने लिए कि जब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो तो इसे ही क्या कहते हैं? बादलों का फटना या बादल विस्फोट कहा जाता है। बादलों का फटना या बादल विस्फोट कहा जाता है। कोई विस्फोट की स्थिति नहीं आती है, जब 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती तब इसको इस नाम से पुकारने लगते हैं, ऐसा पुकारने लगते हैं। सर्वेश ने लिखा, सर हमने आपके व्हाट्सएप पे आपके राजा बाबू का, अच्छा ओके, तस्वीर देखी, यस ओके। अजय ने कुछ पूछा, पछुआ जेट की उत्पत्ति कैसे होती है? पिटाई करूंगा अजय, ये जेट की कक्षा नहीं है, पूछो वही जो अनुशासन में हो।
अरे मैं बोल दिया कि जेट धाराएं पढ़ेंगे हम, वहां पर इनकी उत्पत्ति कैसे होती, वहां पर पढ़ेंगे। हर कैसे प्रश्न उचित नहीं होता अजय, इस बात को तुम समझने की कोशिश करो मित्र। हर कैसे प्रश्न उचित नहीं होता, ठीक है। कैसे बहुत जरूरी है, जिज्ञासाएं बहुत जरूरी है, पर कैसे के स्थान पर क्या भी कभी प्रश्न करो, कभी कैसे के स्थान पर कौन भी प्रश्न करो तो ज्यादा बेहतर। हर समय केवल एक कीड़ा मन में घुसा है, कैसे गलत है, फिर कैसे कब कहां करना है इसकी बात भी ध्यान से रखना है। जब जेट धाराओं की कक्षा होगी तब पढ़ाऊंगा कैसे किसकी उत्पत्ति होती है। अभी केवल इतना समझो, उत्पत्ति पहले से मान लो कि सनातन से है, भगवान ने, ब्रह्म जी ने, अल्लाह ने, किसी ने इसको पैदा कर दिया, अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लो, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं इसकी उत्पत्ति बताओ पढ़ाने लगूं तो मैं बेहतर शिक्षक कहाऊंगा कि मैं एकदम फेलवर शिक्षक कहाऊंगा, मैं फेलवर शिक्षक कहलाऊंगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो तो पढ़ा ही रहे हैं, बाकी इतर उतर की बातें ज्यादा हो रही हैं। अभी मॉनसून समझो केवल अजय। कक्षा के अनुशासन को भी, कक्षा के अनुशासन की दशा को भी समझना है। ये विद्यार्थियों की अपनी एक मर्यादा भी होनी चाहिए। चलो ध्यान से, ये बना लिया चित्र न सभी ने, अब सब लोग बढ़िया से लिखेंगे, सब लोग बढ़िया से लिखेंगे। लिखो, शीतकाल में, शीतकाल में यूरोप में पाई जाने वाली ठंडी वायु राशि यूरोप में पाई जाने वाली ठंडी वायु राशि जब भूमध्य सागर की, जब भूमध्य सागर की गर्म एवं आर्द्र वायु राशि से, गर्म एवं आर्द्र वायु राशि से अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, तो दोनों के मध्य, दोनों के मध्य छोटे छोटे चक्रवातों, छोटे छोटे चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। पूर्ण विराम लगाकर, इन भूमध्य सागरीय चक्रवातों को, इन भूमध्य सागरीय चक्रवातों को, चक्रवातों को ही पछुआ विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज। लिखो, यह उपोष्ण पछुआ जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, यह उपोष्ण पछुआ जेट, पछुआ जेट एवं पछुआ पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों के प्रभाव से, प्रभाव से पूर्व की ओर संचरित होते हुए, पूर्व की ओर संचरित होते हुए, संचरित होते हुए, संचरित होते हुए अग्रसरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके प्रभाव से अग्रसरित होते हैं, अग्रसरित होते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिखो, पछुआ जेट,
पछुआ जेट हिमालय से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। द्विशाखित दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसकी दक्षिणी शाखा पंजाब एवं राजस्थान के मैदान के सहारे भारत में प्रवेश कर पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ती है। पूर्ण विराम। यह पछुआ विक्षोभ इसके सहारे ही दिसंबर महीने में पंजाब एवं पश्चिमी राजस्थान मैदान में आते हैं, जिनके द्वारा गरज चमक के साथ लगभग 10 सेंटीमीटर की वर्षा शीतकालीन वर्षा की जाती है। पूर्ण विराम। इन्हें राजस्थान में मावठ कहा जाता है। मावट्टा टा भी लिखा है, सही है, चलेगा, वो भी चलेगा। मावठ कहा जाता है। पूर्ण विराम। लिखो यह क्रमशः आगे बढ़ते हुए प्रयागराज के समीप 5 सेंटीमीटर, पटना के समीप 2 सेंटीमीटर, तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग 1 सेंटीमीटर वर्षा करते हैं। 1 सेंटीमीटर वर्षा करते कौन? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करते हैं। लिखो इसी पैराग्राफ में, इनके द्वारा वर्षा दिसंबर से मार्च के दौरान की जाती है। अब पैरा चेंज करो, लिखो शीतकाल में
तापमान की कमी से तापमान की कमी से इनके द्वारा की गई अल्प वर्षा भी इनके द्वारा की गई अल्प वर्षा भी रवि की फसल के लिए अमृत तुल्य होती है। अमृत तुल्य होती है क्योंकि मृदा में मिट्टी में मृदा में कई दिनों तक नमी बनी रहती है पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे पुनः। एक तो फसलों के लिए लाभदायक हो गए, पुनः लिखो यह हिमालय क्षेत्र में हिमपात का कारण होते हैं। हिमपात क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहां आर्द्रता लाते हैं। हिमपात का कारण होते हैं। हिमपात का कारण होते हैं, पूर्ण विराम लगाकर इसी में लिखेंगे इसी हिम के पिघलने से, इसी हिम या बर्फ के पिघलने से, हिम या बर्फ के पिघलने से उत्तर भारतीय नदियों को सालों भर जल की आपूर्ति होती है। जल की आपूर्ति होती है, पूर्ण विराम। जल की आपूर्ति होती है, पूर्ण विराम। फिनिश। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी तो समझ में आया या नहीं आया? यहां तक मित्रों कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी पूरी स्वतंत्रता है। जो भी चीजें आपने पढ़ी यहां तक, क्योंकि मॉनसून लगभग इसके साथ यहां समाप्त। अब हम लोग अल्निनो लानिनो वाले टॉपिक में, अल्निनो तथा लानिना वाले टॉपिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यहां तक में से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी, एनी मोर क्वेश्चन। जब तक आप टाइप करो पूछो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसकी एक सूची आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अल नीनो, दूसरा ला नीना, इन्हीं से जुड़ा हुआ घटना में पढ़ना है इनसो, इंडियन ओशन डायपोल, इन्हीं से जुड़ी हुई परिघटना में मोडोकी। तो इन सब का मॉनसून पर प्रभाव, इतनी बातें हमें पढ़नी हैं। विवेक ने कुछ लिखा, सर आप तटीयता प्रभाव एक बार फिर से बता दे प्लीज। देखो विवेक, मान लो यहां कोई भूखंड है, भूखंड के इस तरफ भी सागर है, इस तरफ भी सागर है। जब पवन ने
सागर से स्थल की ओर आती हैं, ये पवन है, सागर से स्थल की ओर आती है, तो इसे कहते हैं अभितटीयता, ऑफ शोरिंग इफेक्ट, अभितटीयता, ये नाम है बस। और जब पव ने स्थल से सागर की ओर जाती है, तीर का निशान देखो, तो इसे कहते हैं अपतटीयता। अब इसका प्रभाव क्या होगा? जब सागर से स्थल की ओर आएंगी तो निश्चित रूप से मित्रों आर्द्रता को लेकर आएंगी, तो इस भाग में क्या करेंगी? वर्षा कर देंगी, ये वर्षा, क्योंकि आर्द्रता को लेकर आएंगे। लेकिन जब ये आप दूसरे तरफ देखो, जब ये स्थल से सागर की ओर जा रही हैं, तो स्थल से सागर की ओर जाते हुए तो आर्द्रता नहीं आएगी ना, अब आर्द्रता आएगी ही नहीं। जब आर्द्रता नहीं आएगी तो यहां पर क्या करेंगी? शुष्कता लाएंगी। इसका मतलब कि जब ये अपतटीय हैं तो महाद्वीपों के किनारों पर शुष्कता लाती हैं, जबकि जब यह अभितटीय हैं तो महाद्वीपों के किनारों पर आर्द्रता लाती हैं। ठीक है, आर्द्रता लाती हैं। तो अब हमारा ये बात समझ में आई। और कोई प्रश्न उपस्थित हो आप लोग या नहीं? कुछ प्रश्न नहीं, कुछ मैसेज नहीं? ओके, तो अब हमारे ये सारे के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पर मैं जानता हूं आज इसमें से कोई भी एक टॉपिक मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए आज इसे नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या है प्रश्न? सर विवेक नेम के 2 लोग हैं क्लास में। ओके, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक, तो इसमें से चलो अल नीनो तथा ला नीना के बारे में कल पढ़ते हैं। कोई प्रश्न किसी का? यहां पर किसी का कोई प्रश्न? कुछ भी शेष ज्योग्राफी में? अच्छा छोड़ो, मॉनसून से छोड़ो, मॉनसून से पहले भी आपने जो टॉपिक सारे पढ़े हैं वहां से कोई प्रश्न है तो पूछो। बताया ना अजय, नहीं पता मुझे भाई, बिल्कुल नहीं पता। इससे पहले जो भी बात पढ़ी है, कोई भी प्रश्न पूछ लो कहीं से भी। प्रश्नों के लिए भी तो विद्यार्थियों के लिए समय होना चाहिए शिक्षक के पास। सर जी, इन्हें एक तरीके से सागर समीर और स्थल बिल्कुल कह सकते हैं। जो सागर से आ रही है उसे सागर समीर, जो स्थल से जा रही है उसे स्थल समीर कह सकते हैं। सागर समीर हमेशा अभितटीय होती है, स्थल समीर हमेशा अपतटीय होती है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है। चंबल नदी के मालवा पठार से निकलती है महुआ। व्हाट इज महुआ? महू से, अच्छा महू से आप लिख रहे हो, ठीक है। बेसिकली चंबल नदी मालवा पठार में महू के समीप से जनापाव पहाड़ी से निकलती है। महू के समीप से जनापाव पहाड़ी से निकलती, ठीक है। सर भारत नॉटिकल सीमा तक विस्तार, व्हाट इज? गलत सेंटेंस है विवेक, जो सेंटेंस है वो गलत सेंटेंस ही है। आप क्या पूछना चाहते हो? आप क्या पूछना चाहते हो? एकदम गलत है, ठीक है। अच्छा, भारत की सीमा कितने नॉटिकल माइल तक विस्तृत है? समुद्र विज्ञान में पढ़ने का है, क्योंकि समुद्री सीमा को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। समुद्री सीमा को अगर आप देखोगे इस तरह से, तो 12 नॉटिकल माइल तक क्षेत्रीय जलमंडल है, जिसे टेरिटोरियल वाटर जोन कहते हैं। 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिगुअस वाटर जोन है,
जिसे समीपवर्ती जलमंडल कहते हैं, और 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक ईईजेड का क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया आपका। सर जी सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, अब हम लिख सकते हैं सभी को गुड। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं अपने नियत समय पर। आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।